बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। गुड बाय मिस्टर चिप्स नावल जो हम स्टडी कर रहे हैं और इसका चैप्टर 2 हमने स्टार्ट किया था लास्ट लेक्चर में। आज हम उसको कंक्लूड कर देंगे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं ये आपको अपने चैनल के बारे में बताना चाहूँगा। अगर आप ये लेक्चर देख रहे हैं और अगर आप अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कर दीजिएगा और इसके साथ ही आपकी स्क्रीन पे एक छोटा सा बेल का आइकन आ रहा होगा, उसको ज़रूर प्रेस करें ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड की जाए इस चैनल पे वो आप तक फौरी पहुंच जाए और आप उसको मिस ना करें। सो कमिंग बैक टू माय लेक्चर, गुड बाय मिस्टर चिप्स का चैप्टर 2 आज हम कंक्लूड करेंगे। और कहाँ से शुरू करेंगे, ज़रा प्रीवियस नॉलेज को अपने जहन में ताज़ा करें, रिवाइव करें उसको। आखिरी बात हमने ये पढ़ी थी कि अगर ब्रुकफील्ड बहुत ज़्यादा अच्छा स्कूल होता जिस तरह के हैरो और ईटन है बरतानिया में, तो शायद वो मिस्टर चिप्स को हायर ही ना करते, वो उसको सिलेक्ट ही ना करते। मिस्टर चिप्स को वहाँ पे जगह मिली, वहाँ पे सर्व करने का मौका मिला। उसकी वजह ये थी कि देयर वाज सम सॉर्ट ऑफ सिमिलैरिटी बिटवीन मिस्टर चिप्स एंड ब्रुकफील्ड स्कूल। मिस्टर चिप्स और ब्रुकफील्ड दोनों मीडियोकर थे तालीमी लिहाज से, माशरती लिहाज से। मिस्टर चिप्स ना बहुत ज़्यादा हाईली क्वालिफाइड था, ना बहुत लोली क्वालिफाइड था। और उसके बाद ब्रुकफील्ड को देखा जाता तो वो भी इसी तरह ही, ना बहुत ज़्यादा फ्रंट रैंक का स्कूल था, ना बहुत ज़्यादा लो रैंक का स्कूल था। इट वाज अ गुड स्कूल ऑफ सेकंड रैंक। तो उसके बाद मिस्टर चिप्स के करियर के बारे में आज हम पढ़ेंगे। आपके सामने जो स्क्रीन है इसमें क्या लिखा है, चिप्स करियर प्रोग्रेसेस। थोड़ा सा मैं ग्रामेटिकली यहाँ पे वजाहत कर दूँ। अगर आपको ये लग रहा है कि ये गलत है, मे बी अपोस्ट्रोफी कॉमा का इस्तेमाल आपने कहीं पढ़ा है और आपको इसके बारे में डाउट है, तो पहले मैं ये क्लैरिफाई करना चाहूँगा। नॉर्मली ये होता है कि नाउन का अगर एस लगा के हम प्लूरल बनाते हैं तो उसके साथ अपोस्ट्रोफी कॉमा के बाद एस ऐड नहीं करते, राइट? मैंने क्या कहा है, अगर ऐसा नाउन हमारे पास है जिसका प्लूरल एस लगा के बनाया जाता है, एस ऐड करके बनाया जाता है, तो उसके बाद अपोस्ट्रोफी कॉमा अकेला काफ़ी होता है, उसके बाद एस नहीं लिखा जाता। लेकिन नाम के साथ ये फ्लेक्सिबिलिटी है। अगर नाम है, फ़र्ज़ करें चार्ल्स, राइट, चिप्स आपके सामने है, तो इनके साथ जो एस है ये प्लूरलाइजेशन वाला नहीं है। एस, ये एस इनके अपने नाम का हिस्सा है। लिहाजा अपोस्ट्रोफी कॉमा जो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, इस कॉमा के बाद इस एस का आ जाना गलत बिल्कुल नहीं है, लेकिन दोनों किस्म का यूजेज हमें इंग्लिश में मिलता है। आप अपने नावल में अगर स्टडी करेंगे तो आपको ज़रूर ये एस साथ ऐड हुआ मिलेगा, अपोस्ट्रोफी कॉमा के बाद भी एस ऐड हुआ मिलेगा आपको। लेकिन ना भी करें तो उसको हम गलत नहीं कहते। ज़्यादातर जो मुस्तमिल है, वो जो यूज्ड है, वो ये है कि अपोस्ट्रोफी कॉमा विद एस अगर नाम के साथ एस आ रहा है, क्योंकि वो एडिड एस नहीं है ये वाला। इसका कैरियर आगे बढ़ता है, प्रोग्रेस से तरक्की करता है, मतलब आगे बढ़ता है। उसके कुछ एम्बिशंस थे, कुछ हम कह सकते हैं उसकी ज़िंदगी के मकासद थे, कुछ उसके अरमान थे जो पूरा करना चाहता था। उसमें उसको नाकामी हुई, बाद में फिर कामयाबी कैसे हुई ये भी हम देखेंगे। और रिटायरमेंट के बारे में भी हल्का सा उसका यानी करियर का ओवरव्यू दिया गया है। आज की जो रीडिंग है इसमें हम उसका करियर का ओवरव्यू देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर रीडिंग। इट हैड टेकन हिम सम टाइम। मिस्टर चिप्स को कुछ वक्त लगा। किस में वक्त लगा? रियलाइज़, महसूस करने में। दिस, ये बात, एट द बिगिनिंग, शुरू में मिस्टर चिप्स को ये बात महसूस करने में, इस बात का एहसास करने में ज़रा वक्त लगा। कौन सी चीज़ का एहसास? कि वो एक मीडियोकर शख्स है, वो कोई हाईली क्वालिफाइड शख्स नहीं है और वो इस काबिल नहीं है कि हैरो और ईटन जैसे स्कूलों में जाके सर्व कर सके और वहाँ पे उसको आसानी से जगह मिल जाए। इस बात का एहसास उसको बहुत देर से हुआ। कैसे हुआ? नॉट दैट ही वाज, पहले ये देख लें कि एहसास उसको देर से क्यों हुआ, थोड़ा सा ये देख लें। नॉट दैट ही वॉज बोस्टफुल और कंसीटेड। बोस्ट आपने क्लियरिंग द स्काई में फर्स्ट ईयर में पढ़ा था। इसका क्या मतलब था? बड़ा बोलना, शेखी बिगाड़ना। कंसीटेड का भी यही मतलब है, जो इंतहाई खुद पसंद किस्म का शख्स हो, अनाप्रस्त किस्म का शख्स हो, जिसमें मैं बहुत ज़्यादा हो, जो खुद को बहुत तीस मार खान किस्म की चीज़ समझता हो, उसको हम कंसीटेड बोलते हैं। नॉट दैट ही वॉज बोस्टफुल और कंसीडेड, ना ही वो बेशकी बिगाड़ने वाला शख्स था, ना ही वो अनाप्रस्त किस्म का खुद पसंद किस्म का शख्स था।
but he had been in his early 20s as ambitious as most other young men at such an age. लेकिन वो अपने अर्ली 20s, मतलब ये कि जब वो ब्रुकफील्ड में आया तो उसकी एज कितनी थी, 22 ईयर्स, तो अर्ली 20s में था. तो लेट्स से 22 से लेकर 25-26 तक, क्योंकि 25 में भी फिर मिडिल 20s आ जाती हैं. 3-4 साल उसने, इसका मतलब ये है कि अपने कुछ अरमान पाले अपने दिल के अंदर. वो अरमान क्या थे अभी बताया जाएगा उसके बारे में. एज एम्बिशियस, एम्बिशियस का मतलब बामकसद या एनर्जेटिक. पुरअज़्म, इसके अंदर कोई इरादा कूट कूट के भरा हुआ और वो उसको हासिल करना चाहता हो किसी भी कीमत पे, पूरी कोशिश करके. जैसा कि ज़्यादातर नौजवान होते हैं, वो भी अपनी 20s में बहुत ज़्यादा पुरअज़्म था. वो कुछ करना चाहता था, उसका कोई टारगेट था. ही वॉज एमिंग हाई. ठीक है जी. बात ये हुई है कि उसको अपने मीडियोकर होने का, अपना, यानी कि मीडियोकर को अब तर्जमा हम क्या करेंगे, दरमियाने दर्जे का या मामूली. तो उसको अपने दरमियाने दर्जे या मामूली शख्स होने का एहसास बहुत देर से हुआ, क्योंकि वो अपनी नौजवानी में बहुत ज़्यादा पुरअज़्म था और बहुत कुछ अपनी ज़िंदगी में हासिल करना चाहता था, जैसा कि इस तरह की उम्र के इस मरहले में अक्सर नौजवान करना चाह रहे होते हैं. अच्छा, तो वो क्या करना चाहता था, ज़रा इसकी वजाहत देख लें. हिज ड्रीम हैड बिन टू गेट अ हेडशिप इवेंचुअली. इवेंचुअली का मतलब विद द पैसेज ऑफ टाइम, आखिरकार, अल्टीमेटली, और एट एनी रेट अ सीनियर मास्टरशिप इन अ रियली फर्स्ट क्लास स्कूल. उसकी दो प्रायोरिटीज थी. हम कह सकते हैं कि हिज डिटर्मिनेशन, हिज टारगेट वाज बाई फैसेटेड. पहली कोशिश तो उसकी ये थी टू गेट अ हेडशिप, कि वो इदारे का सरबराह बन जाए, किसी भी इदारे का. ब्रुकफील्ड का सरबराह भी वो डेफिनेटली बनना पसंद करेगा, कि यहाँ भी ये नहीं बताया गया कि जो हेडशिप है वो भी किसी अच्छे स्कूल में वो मांग रहा था. डेफिनेटली इट वुड हैव बीन प्रेफरेबल, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन हेडशिप होती है किसी भी स्कूल की, अगर मिल जाए तो इवेंचुअली, आखिरकार. और एट एनी रेट अ सीनियर मास्टरशिप. सीनियर मास्टरशिप, लेकिन सीनियर मास्टरशिप जो है इन रियली फर्स्ट क्लास स्कूल. सीनियर मास्टर अगर बनना पसंद करेगा, सीनियर टीचर बनना पसंद करेगा, तो वो किसी दर्जे अव्वल के स्कूल में बनना पसंद करेगा. अब हम ये नहीं कह सकते कि फर्स्ट इन अ रियली फर्स्ट क्लास स्कूल, ये बात हेडशिप के लिए भी है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो पंक्चुएशन में थोड़ी सी तब्दीली लाई जाती यहाँ पर. अगर यहाँ पे हम इसको एज इट इज़ जैसे लिखा हुआ है टेक्स्ट, इसको एज इट इज़ एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो फिर हेडशिप फर्स्ट क्लास स्कूल में नहीं बनता. फर्स्ट क्लास स्कूल में सिर्फ सीनियर मास्टरशिप, सीनियर टीचर बनाना चाहता था. हेडशिप वो किसी स्कूल की भी लेना पसंद कर लेता. कैसे, ज़रा इसकी वजाहत कर लें. टू गेट अ हेडशिप इवेंचुअली, यहाँ तक बात क्लियर होगी. और एट एनी रेट अ सीनियर मास्टरशिप, यहाँ पर भी कॉमा आना चाहिए था अगर ये फर्स्ट क्लास स्कूल में हेडशिप का भी जिक्र हो रहा होता तो. पर मैं ये कह रहा हूँ कि उसका ख्वाब ये था कि या तो वो हेड मास्टर बन जाए जहाँ है ब्रुकफील्ड में ही, अगरचे ज़्यादा अच्छा होता किसी अच्छे स्कूल में जाता तो, या कम अज़ कम इतना ज़रूर हो जाएगा कि किसी अच्छे रैंक का टीचर बने किसी फर्स्ट क्लास स्कूल में. अब अच्छे रैंक के टीचर से क्या मुराद है, टीचर तो टीचर होता है, लेकिन ये है कि कुछ फ़र्क, एक प्राइवेट इदारों में देखें तो कुछ जूनियर टीचर होते हैं, कुछ सीनियर टीचर्स होते हैं, और गवर्नमेंट स्कूल्स में देखें तो वहाँ पर कुछ होते हैं जो कि प्राइमरी स्कूल टीचर्स होते हैं, उसके बाद एलिमेंट्री स्कूल टीचर्स, दैन सेकेंडरी स्कूल टीचर्स, दैन सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट्स. ठीक है, ये रैंक्स होते हैं. और कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में जाएं तो वहाँ सबसे पहले लेक्चरर, ठीक है, जो जूनियर मोस्ट होता है, उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर, दैन एसोसिएट प्रोफेसर, दैन प्रोफेसर. तो ये रैंक्स होते हैं टीचर्स के भी. अगरचे माशरे में ज़्यादातर लोगों को शायद पता ना हो, में भी टीचर, क्योंकि टीचर होता है, चाहे वो जिस ग्रेड का भी हो, चाहे वो उसका जो रैंक भी हो, उसको टीचर ही कहा जाता है. तो ये सीनियर मास्टरशिप हासिल करना चाहता था किसी अच्छे स्कूल में जाकर, अच्छे रैंक पे जाके फ़ायज़ होना चाहता था, क्योंकि पब्लिक स्कूल था, रैंकिंग थी वहाँ पे. इट वाज ओनली ग्रेजुअली, आहिस्ता आहिस्ता, आफ्टर रिपीटेड ट्रायल्स एंड फेलियर्स. ट्राई से है कोशिश करना, उसने कोशिश की, भरपूर कोशिश की, एंड फेलियर, नाकाम हो गया. और इन नाकामियों और कोशिशों के बाद ही उसको ये बात आहिस्ता आहिस्ता महसूस हुई, दैट ही रियलाइज्ड,
उसको एहसास हुआ द इनएडिकेसी ऑफ हिज क्वालिफिकेशन, कि उसकी क्वालिफिकेशन इनएडिकेट थी, इनसफिशेंट थी, काफ़ी नहीं थी। ठीक है जी। बहुत सारी कोशिशों और नाकामियों के बाद आहिस्ता आहिस्ता उसको अपनी क्वालिफिकेशन के नाकाफ़ी होने का एहसास हुआ कि वो हाईली क्वालिफाइड नहीं था। अब उसको एहसास हुआ कि जहाँ पे भी जाता वो रिजेक्ट हो जाता। हिज डिग्री फॉर इंस्टेंस वॉज नॉट पर्टिकुलरली गुड। फॉर इंस्टेंस, मिसाल के तौर पर, फॉर एग्जाम्पल, उसकी डिग्री वॉज नॉट पर्टिकुलरली गुड, वो कोई ज़्यादा अच्छी नहीं थी। इट वॉज़ नॉट वेरी गुड, कोई ख़ास अच्छी नहीं थी। अब उसकी डिग्री क्या थी ये पूरे नावल में इसकी वजाहत नहीं की गई, लेकिन हम कह सकते हैं मोस्ट प्रॉबली ही वॉज अ ग्रेजुएट फ्रॉम कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का जिक्र एक हल्का सा आता है जब उसकी शादी होती है और उसकी बीवी से एक दफ़ा बहस हो रही होती है। उस वक्त कैथरीन ब्रिजेस जिक्र करती है। कैथरीन ब्रिजेस कौन है, ये इसकी वजाहत भी मैं पहले लेक्चर में कर चुका हूँ। नावल का जो पहला लेक्चर था, मैंने सारे करैक्टर्स जो मेजर करैक्टर्स थे इंट्रोड्यूस करवाए थे उस लेक्चर के अंदर। तो कैथरीन ब्रिजेस का जिक्र आया था जो कि मिस्टर चिप्स की बीवी बनेगी अब फ्यूचर में जाके। तो बात ये हो रही थी कि कैम्ब्रिज से गालिबन उसने ग्रेजुएशन की हुई थी। वॉज नॉट अ मास्टर डिग्री होल्डर, इसलिए अच्छे स्कूलों में चूँकि मास्टर डिग्री होल्डर रिक्वायर्ड थे तो उसको वहाँ पर प्रेफर नहीं किया जाता था। अच्छा, पहली बात तो ये कि उसको अपनी डिग्री के नाकाफ़ी होने का पता चला, एंड हिज डिसिप्लिन, और उसको अपने नज़्म ज़ब्त का भी एहसास हुआ। द गुड इनफ एंड इम्प्रूविंग, अगरचे काफ़ी अच्छा था और बेहतर हो रहा था लगातार। वाजंट एब्सोल्युटली रिलायबल अंडर ऑल कंडीशंस, वो तमाम हालात में काबिल भरोसा नहीं था। रिलायबल, डिपेंडेबल, काबिल भरोसा, ट्रस्ट वर्दी हम कह सकते हैं। एब्सोल्युटली, मुकम्मल तौर पर। अंडर ऑल कंडीशंस, तमाम हालात में। ठीक है जी। दो फ्लॉज थे उसके अंदर जो कि उसकी तरक्की के रास्ते में रुकावट बने हुए थे। एक, पहली बात उसकी डिग्री, दूसरी बात उसका डिसिप्लिन, नज़्म ज़ब्त। इन दोनों मामलात में वो मार खाता था, इसलिए ये तरक्की नहीं कर पाया। ही हैड नो प्राइवेट मीन्स, दूसरी बात ये कि प्राइवेट ज़ाती, मीन्स का मतलब वसाइल, रिसोर्सेज, दौलत भी हम कह सकते हैं, कोई प्रॉपर्टी, कोई जायदाद वगैरह नहीं थी। क्योंकि ज़ाहिर है इज़्ज़त का मयार सोसाइटी जितनी भी अच्छी हो जाए उसमें ये रहता है कि जो ज़्यादा दौलतमंद होता है, जो ज़्यादा रिच होता है, उसकी ऑफ कोर्स जो ज़्यादा वर्थ होती है, ज़्यादा इम्पोर्टेंस उसको दी जाती है, सॉर्ट ऑफ वीआईपी उसको कंसिडर करते हैं। प्राइवेट मींस नहीं थे उसके, कोई अपनी जायदाद नहीं थी ज़ाती, एंड नो फैमिली कनेक्शंस, और उसके कोई ख़ानदान के ताल्लुकात भी बड़े बड़े लोगों से नहीं थे कि किसी को कहलवा कर ही जगह बना लेता अपनी, ऐसा भी नहीं था। अगरचे वहाँ पर इस तरह सिफारिश का कल्चर वगैरह नहीं है, लेकिन बहरहाल कुछ न कुछ शायद वहाँ पर भी इस तरह का असरात होते होंगे जिसका जिक्र यहाँ पे अगर किया जा रहा है। और ये भी थोड़ा सा देख लें, इट वाज 1934, तो उस वक्त कॉलोनियल एज चल रही थी और काफ़ी ज़्यादा उनका कल्चर आज से डिफर कर रहा था। और 1934 में नावल लिखा गया, उसके भी असरात थे, और कुछ ये जिक्र कर रहा है 1870 के आसपास का। तो उस वक्त भी डेफिनेटली आज से 150 साल 150 साल पहले की बात है, तो यकीनन कल्चर में कुछ ना कुछ खामियां होंगी जो आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने फिर मुकम्मल तौर पर रिमूव कर दी। वो जो आज यहाँ खड़े हैं तरक्की के जिस मंजिल पे वो खड़े हैं, यकीनन उससे कहीं ज़्यादा बेहतर होंगे जो 1870 में वहाँ पर थे हालात। तो बात ये हो रही थी कि उसके फैमिली कनेक्शंस नहीं थे, उसकी कोई ज़्यादा जायदाद नहीं थी, जिसकी वजह से इनके असर व रसूख की वजह से शायद उसको प्रेफर कर लिया जाता। ऑफ एनी इम्पोर्टेंस, किसी अहमियत क्या, मतलब पूरे सेंटेंस को हम देख लेते हैं कि किसी भी कोई अहमियत के काबिल उसके कोई ख़ानदान के ताल्लुकात भी नहीं थे, कोई अहम ताल्लुकात, और उसकी कोई ज़ाती जायदाद भी नहीं थी। अबाउट 1880, आफ्टर ही हैड बिन एट ब्रुकफील्ड अ डेकेड, डेकेड का मतलब 10 साल, ही बिगैन टू रिकगनाइज, उसने ये इस बात को भी तस्लीम करना शुरू कर दिया दैट द ऑड्स वर हैवीली अगेंस्ट हिज बीइंग एबल टू बेटर हिमसेल्फ बाय मूविंग एल्सवेयर। 1880 के आसपास कितना अरसा उसको हो गया था, डेकेड, तकरीबन 10 साल का अरसा, एक अशरा हो चुका था। तो उसने इस बात को तस्लीम करना शुरू कर दिया। पहले उसको एहसास हुआ तो मानने को तैयार नहीं था। ठीक है जी, काफ़ी एम्बिशियस रहा, पुरअज़्म रहा कि नहीं मैं तो करके दिखाऊंगा, मैं अपना ख्वाब पूरा करके दिखाऊंगा। लेकिन अब उसने क्या किया, रिकगनाइज, तस्लीम करना शुरू कर दिया, पहचान लिया उसने कि वाकई ये खामी मुझ में है।
क्या उसने महसूस करना शुरू कर दिया? दैट द ऑड्स वर हैवीली अगेंस्ट हिज बीइंग एबल। ऑड्स का मतलब चांसेस भी होता है, इम्कानात। और ये बात देख लें, यहाँ पर ये ऐसा लफ्ज़ है जो कि हमेशा प्लूरल सेंस में ही इस्तेमाल होता है। चांसेस भी इसका मतलब है और इसका मतलब एडवांटेज भी होता है। एडवांटेज, ऑड्स आर इन योर फेवर और ऑड्स आर अगेंस्ट यू। एडवांटेज यहाँ पर बात हो रही है कि जो एडवांटेज था वो उसके ख़िलाफ़ था। अगेंस्ट इज बीइंग एबल टू बेटर हिमसेल्फ बाय, बेटर यहाँ पे एज अ वर्ब इस्तेमाल हुआ है, बेहतर बनाना खुद को। मूविंग एल्सवेयर, एल्सवेयर किसी और जगह, यानी कि उसकी ये ख्वाहिश कि वो ख़ुद को किसी और जगह, किसी और स्कूल में जाकर ख़ुद को ज़रा बेहतर बना सके, अच्छे टीचर बन सके। इस बात के हालात बहुत ख़िलाफ़ थे, एडवांटेज उसके हक़ में नहीं था बिल्कुल भी, और उसने इस बात को पहचानना शुरू कर दिया था। बट अबाउट दैट टाइम ऑल्सो, लेकिन उसके इसी वक्त, द पॉसिबिलिटी ऑफ स्टेइंग, पॉसिबिलिटी मुमकिनात, ऑफ स्टेइंग वेयर ही वॉज, जहाँ वो था वहाँ ठहरे रहने की पॉसिबिलिटी, बिगैन टू फिल अ कंफर्टेबल नीश इन हिज माइंड, उसके दिमाग में किसी नेहा खाना, नीश छुपा हुआ खाना, इन हिज माइंड उसके दिमाग में किसी छुपे हुए खाने में सुकून भी भरना शुरू कर दिया। ज़रा मुश्किल एक्सप्रेशन उसने इस्तेमाल किया है, तो इस मुश्किल एक्सप्रेशन को समझने के लिए पहले नीश का कंसेप्ट समझना ज़रूरी है। यहाँ पर जिस तरीके से उसने इस्तेमाल किया है, नीश का जो सिनोनिम में आगे जाके हम देखेंगे किसी रिसेस, RACESS, रिसेस। और रिसेस लफ्ज़ निकला है रिसीड करने से। रिसीड जो है वो प्रोसीड का एंटोनिम है। प्रोसीड का मतलब आगे बढ़ना, रिसीड का मतलब पीछे की तरफ जाना, यानी पीछे की तरफ हटा हुआ कोई हिस्सा। जिस तरह एक दीवार है, उस दीवार में कोई इनवर्डली बेंट हिस्सा बना दिया जाए। अब जो मेल स्टूडेंट्स हैं जो देख रहे हैं, मस्जिद में अगर देखें तो जहाँ इमाम खड़ा होता है उसके सामने एक हिस्सा होता है, ठीक है जी, उसको हम रिसेस बोल सकते हैं। दीवार में एक ऐसा हिस्सा जो कि अंदर की तरफ घूमा हुआ हो। उसको रफ सी ड्राइंग में देखें तो ये अगर फ़र्ज़ कर लें कि ये दीवार है, इस दीवार में ये हिस्सा जो ज़रा बैकवर्डली बिल्ड किया गया हो, इसको हम क्या बोलेंगे? नीश। तो ये मैंने हवाला दिया ना, यहाँ पे इमाम साहब खड़े होते हैं मस्जिद में, कि यहाँ पे पहली सफ़ होती है, यहाँ पे इमाम साहब खड़े होते हैं। तो बात हो रही थी, टेक्स्ट में वापस चलते हैं। बात ये हो रही थी कि पॉसिबिलिटी ऑफ स्टेइंग वेयर ही वॉज बिगन टू फिल अ कंफर्टेबल नीश इन हिज माइंड। तब दिमाग के अंदर ये छुपा हुआ या भी चटा हुआ खाना क्या है? सम टाइम हमें फ़ील होता है, कभी खुशी मिले तो हम उस वक्त खुश होते हैं, उसके बाद वो खुशी जो है हमारे दिमाग के किसी छुपे हुए खाने में बैठ जाती है और सारा दिन हमारे अंदर वो एक एहसास रहता है। अगर हम किसी और काम में बिज़ी हो जाएं फिर भी हमारे अंदर वो एक एहसास खुशी का रहता है, और सम टाइम फिर उसके बाद हमें याद करना पड़ता है कि मैं इतना खुश क्यों हूँ, थोड़ा सा याद किया जाए तो फिर हम इजीली उसको शऊर में ला सकते हैं, तहत शऊर से, सब कॉन्शियस से हम उसको कॉन्शियस में ला सकते हैं। तो ये थोड़ा सा कंसेप्ट है नीश को। आसान अल्फाज में बात ये हो रही है कि जब उसको महसूस हुआ, मिस्टर चिप्स को जब ये महसूस हुआ कि हालात उसको फेवर नहीं कर रहे, एडवांटेज उसके शदीद ख़िलाफ़ जा रहा है, कि वो कहीं और नहीं जा सकता, ख़ुद को बेहतर नहीं बना सकता, अच्छे स्कूल में मूव नहीं कर सकता, तो उसने शुक्र अदा करना शुरू कर दिया कि जहाँ पर वो है, उसको 10 साल हो चुके हैं और वो काफ़ी मजबूत जगह अपनी वहाँ पर बना चुका है, काफ़ी रिस्पेक्ट अर्न कर चुका है। तो उसके वजह से इन तमाम हालात को सामने रखते हुए उसके दिमाग में एक सुकून भरना शुरू हो गया। जब भी वो उस नाकामी का सोचता, उसको ये साथ साथ सुकून भी हासिल होता कि वो बेरोज़गार नहीं है, वो एक अच्छा स्टेटस हासिल कर चुका है एक अच्छे स्कूल में, गुड स्कूल ऑफ सेकंड रैंक। ठीक है, इस सेंटेंस को दोबारा पढ़ लें बेशक। About 1880, after he had been at Brookfield at a decade, he began to recognize the odds were heavily against his being able to better himself by moving elsewhere. But about that time also, the possibility of staying where he was began to fill a comfortable niche in his mind. उसके दिमाग में सुकून भरना शुरू हो गया इस बात के, उसको सोच के कि वो जहाँ है बहुत अच्छा जा रहा है। At 40, he was rooted, settled, quite happy. 40 साल की उसकी उम्र जब हुई
तो देखें कब हुई होगी 40 साल की उम्र उसकी। 1888, ठीक है जी, 1848 में पैदा हुआ था, तो 1888 में जाकर वो 40 साल का हुआ। तो 1888 का जिक्र हो रहा है, इसका मतलब है कि 1880 का जो पहले जिक्र किया गया था, इसका मतलब ये है कि उससे भी 8 साल बाद का जिक्र हो रहा है। उसको वहाँ पे 18 साल का अरसा गुजर चुका था, तो 18 साल वहाँ पे सर्व करके ही वॉज रूटेड, वो जड़ें पकड़ चुका था वहाँ पे, यानी कि बहुत पुख्ता पोजीशन हासिल कर चुका था, सेटल्ड और काफ़ी सुकून में था, खुश था। एट 50 ही वॉज द डॉइन ऑफ द स्टाफ। मज़ीद 10 साल आगे चलें, when he was 1898, तो डॉइन का मतलब सीनियर एंड रिस्पेक्टेबल मेंबर ऑफ द स्टाफ। डॉइन का मतलब क्या है? सीनियर एंड रिस्पेक्टेबल मेंबर ऑफ द स्टाफ। 50 साल की उम्र में 1898 में, जब उसको वहाँ रहते हुए 28 साल 28 ईयर्स हो चुके थे। एट 60, जब वो 60 साल का हुआ, अंडर अ न्यू एंड यूथफुल हेड, ही वॉज ब्रुकफील्ड। ही वॉज ब्रुकफील्ड। अब एक बुक 2 में एक लेसन आएगा, द मैन हु वॉज अ हॉस्पिटल। आदमी खुद एक अपनी ज़ात में पूरा अस्पताल था, उसके अंदर सारी बीमारियां थीं जो कि अस्पताल में जाकर आपको जिनका सामना करना पड़ता है जनरली। यहाँ पर ही वाज ब्रुकफील्ड, मतलब ये कि इदारा मिस्टर चिप्स ही था, वो अपनी ज़ात के अंदर मुकम्मल इदारा था, उससे पूछे बगैर कुछ नहीं होता था, उससे मशवरा हर काम में किया जाता था, और वो बहुत अहम मेंबर था, एक नागुज़ीर किस्म का मेंबर था। अगरचे 60 साल की उम्र का जिक्र हुआ, 60 आमतौर पर यह रिटायरमेंट की एज कंसिडर होती है, और ये रिटायरमेंट की एज होने की वजह से ही उस वक्त के हेड ने उससे रेजिग्नेशन भी डिमांड किया था, लेकिन उस पर काफ़ी झगड़ा हुआ था। वो जाके हम चैप्टर 11 में गालिबन उसका जिक्र है, उस पर हम जाके रोस्टन उस हेड का नाम था, उस पर काफ़ी झगड़ा हुआ था इस बात पे कि वो 60 पे रिटायर क्यों नहीं हो रहा। ही वॉज ब्रुकफील्ड, वो खुद एक इदारा था, इसलिए उसको रिटायर होने पर मजबूर करना नामुमकिन था। द गेस्ट ऑफ ऑनर, वो एक मेहमान खुसूसी हुआ करता था एट ओल्ड ब्रुकफील्डियन डिनर्स। ओल्ड ब्रुकफील्डियन डिनर्स ये लंदन में होते थे हर साल तकरीबन। ऐसे लड़के जो कि वहाँ से पढ़ के निकले थे और अच्छी पोजीशंस हासिल कर चुके थे या नहीं भी कर चुके थे, तो उनकी एक एनुअल मीटिंग हुआ करती थी, और उसमें गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर ब्रुकफील्ड से किसी और टीचर को नहीं बुलाया जाता था, मिस्टर चिप्स को ख़ास तौर पर बुलाया जाता था। द कोर्ट ऑफ अपील इन ऑल मैटर्स अफेक्टिंग ब्रुकफील्ड हिस्ट्री एंड ट्रेडिशंस, ब्रुकफील्ड की तारीख को और रिवायात को मुतासर करने वाला, असरअंदाज होने वाला कोई भी फैसला, अगर कोई भी मामला होता, उसमें कोर्ट ऑफ अपील, उसमें किसको हम कह सकते हैं जज के तौर पर बिठाया जाता? मिस्टर चिप्स को। ब्रुकफील्ड हिस्ट्री एंड ट्रेडिशंस। एंड इन 1913 व्हेन ही टर्न 65, जब वो 65 साल का हुआ, 1913 का जिक्र है, ही रिटायर्ड, फिर उसने अपनी मर्जी से रिटायरमेंट लेने का फैसला कर लिया। वॉज प्रेजेंटेड विद अ चेक, ये आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा होगा, वैसे आप सबको मालूम है चेक क्या होता है। फर्स्ट ईयर का हवाला इसलिए दिया कि चेक और CHEC के चेक, इन दोनों में डिफरेंस आपने पेयर्स ऑफ वर्ड्स में ज़रूर पढ़ा होगा। तो ये बैंक वाले चेक की बात हो रही है, उसके कुछ रकम दी गई जो ग्रेजुएटी इकट्ठी मिलती है, उसको कभी पेंशन भी बोलता है। अगर पेंशन वो अमाउंट होती है जो कि रेगुलरली हर मंथ उस रिटायर होने वाले शख्स को मिलती है। ये जो इकट्ठा चेक मिलता है इसको हम ग्रेजुएटी बोलते हैं। एंड राइटिंग डेस्क, क्लॉक, वॉल क्लॉक उसको मिली। एंड वेंट क्रॉस द रोड टू लिव एट मिसेस विकेट्स, और वो स्कूल से रिटायर होकर स्कूल के सामने ही उसने एक कमरा किराए पे ले लिया मिसेस विकेट के यहाँ। ये हमें पहले से बात मालूम है, चैप्टर 1 में हम स्टडी कर चुके हैं। अ डिसेंट करियर डिसेंटली क्लोज्ड, एक बावकार किस्म का करियर जो बावकार तरीके से मुनतज हुआ, अपने नतीजे तक पहुँचाओ, ख़त्म हो गया। 3 चीयर्स फॉर ओल्ड चिप्स। चीयर्स का मतलब जनाब, ये आपने अक्सर ये भी लफ्ज़ सुना होगा समटाइम्स मूवीज़ वगैरह में, ड्रामाज वगैरह में, ड्रिंक्स जाम टकरा के बोलते हैं चीयर्स। तो चीयर्स शाउट्स ऑफ जॉयज़ होती हैं। 3 चीयर्स ख़ास तौर पर कंग्रेचुलेशंस, प्रेज, एडमिरेशन, तारीफ़ी जो एक दाद होती है उसको हम बोलते हैं। 3 चीयर्स फॉर चिप्स। चिप्स को 3 बार लगातार उसको शाउट करके मुबारकबाद दी गई। दे ऑल शाउटेड, तमाम बच्चे शाउट कर रहे थे, शोर मचा रहे थे। एट दैट अपरोरियस एंड ऑफ टर्म डिनर। एंड ऑफ टर्म, जब टर्म का तालीमी मुद्दत का अख्ताम हुआ था,
उसमें एक डिनर अरेंज किया गया और अब बड़ा अपरोरियस किस्म का था, बड़ा पुरशोर किस्म का था, बड़ा उसमें हंगामा मौज मस्ती की गई। 3 चीयर्स, इंडीड, यकीनन उसको मुबारकबाद दी गई। बट देयर वॉज मोर टू कम, लेकिन अभी कुछ और होना बाकी था। क्या? एन अनगेस्ड एपीलॉग। अनगेस्ड का मतलब क्या है? अनएक्सपेक्टेड, अनएक्सपेक्टेड, गैर मुतवक्के। एपीलॉग का क्या मतलब है? एपीलॉग का मतलब है एक, जब कोई भी नावल या कोई भी इस लिटरेरी पीस जब ख़त्म होता है तो उसके एंड पर एक अख्तामिया, उर्दू में उसको बोलते हैं, अख्तामिया के तौर पर कुछ और मज़ीद अल्फाज ऐड किए जाते हैं। एन एनकोर, एनकोर का मतलब होता है एडिशनल परफॉर्मेंस प्लेड टू अ ट्रेजिक ऑडियंस। ट्रेजिक, सैड यहाँ पे मुराद है, ट्रेजिक। ऑडियंस का मतलब नाजरीन, ठीक है जी, नाजरीन, स्पेक्टेटर्स। अब ये इसके थोड़ी सी वजाहत कर लें कि ये कौन से एपीलॉग की बात हो रही है। ये नावल तो नहीं लिखा, नावल लिखा जा रहा है, लेकिन मिस्टर चिप्स जो खुद वहाँ पे करियर की बात जो हो रही है, तो वहाँ पे एपीलॉग कैसे? यहाँ पे इख्तितामिया है, जस्ट एक एंडिंग पार्ट हम इसको बोल सकते हैं। हुआ ये था कि ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि 1913 में रिटायर होने के बाद 1916 में चैटर्स नामी हेड था, जिसको डायबिटीज़ की वजह से आराम कुछ करना पड़ा, तो उसको उसकी रिक्वेस्ट पे मिस्टर चिप्स दोबारा वहाँ पर आया, 2 साल फिर पढ़ाता रहा और 1 साल वहाँ पर एक्टिंग हेड भी रहा 1917 से लेकर 18 तक। तो उसको बोला जा रहा है अनगेस्ड एपीलॉग, यानी जो बच्चे उसके जाने की वजह से परेशान थे, 3 साल बाद जो वहीं थे, जो बच्चे उधर ही थे उसके स्टूडेंट्स, वो बहुत ज़्यादा खुश हुए क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ट्रेजिक थे। वो ऐसे ऑडियंस थे, वो स्टूडेंट्स, उसके पुराने स्टूडेंट्स ऐसे ऑडियंस थे जो कि बहुत ट्रेजिक थे। उनके लिए एक इजाफी परफॉर्मेंस थोड़ी सी दी गई, यानी ये असल में एक कंपैरिजन किया गया है। लेट्स सपोज के कंसर्ट है, उसमें बहुत लोगों का हर दिल अजीज़ किस्म का सिंगर आया हुआ है और आखिरी सॉन्ग के बाद लोग बड़े उदास हैं कि अब मज़ीद कुछ सुनने को लाइव नहीं मिलेगा। उसके बाद एक अनएक्सपेक्टेडली, बड़े गैर मुतवक्के तौर पर वो सिंगर ऐलान करता है जनाब कि मैं 1-2 सॉन्ग मज़ीद आपकी फरमाइश पे गा रहा हूँ, आपके लिए पेश कर रहा हूँ। तो उसमें फिर लोग बहुत ज़्यादा खुश होंगे। इसमें भी ऐसा ही हुआ था, मिस्टर चिप्स बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुका था, हम विद द पैसेज ऑफ टाइम देखेंगे। तो उन लोगों के लिए बड़ी खुशी का बायस था उसका वापस आना, इसलिए यहाँ पर एनकोर जो इजाफी परफॉर्मेंस मैंने इसका तर्जुमा किया, वो इजाफी परफॉर्मेंस बेसिकली वही 2 साल थे जो कि एंड पे उसने मज़ीद वहाँ पर जाकर पढ़ाया। अब देखते हैं इसके सिनोनिम्स। बोस्टफुल मैंने क्या बताया था, शेखी बिगाड़ने वाला, बड़ा बोलने वाला। जिसके सिनोनिम्स हमारे पास क्या है जी? ब्रैगिंग, क्रोइंग, स्वैगरिंग, ब्रैगट, ओवरवीनिंग एंड सो ऑन। कंसीडर्ड खुद पसंद मैंने बताया, ये एडजेक्टिव लफ्ज़ है। बोस्टफुल भी एडजेक्टिव था, कंसीडर्ड भी एडजेक्टिव था, क्योंकि जहाँ भी इस्तेमाल हुए थे वहाँ पर इकट्ठे इस्तेमाल हुए थे, बोस्टफुल, कंसीडर्ड। तो ये ज़रूरी था कि दोनों पार्ट्स ऑफ स्पीच सेम ही हों, और सेम ही है वाकई। कंसीडर्ड का सिनोनिम क्या था? वेन, नार्सिसिस्टिक। नार्सिसिस्टिक जो है ये एक बेसिकली इसमें हवाला है पीछे इसके। तो ग्रीक मैथोलॉजी में एक शख्स था, इसका नाम था नार्सिसस, और वो उसने कहीं अपना रिफ्लेक्शन देख लिया कहीं पानी में वगैरह में, क्योंकि आईना डेफिनेटली उस वक्त नहीं होता था। तो पानी में अपना रिफ्लेक्शन देखा तो अपने ही रिफ्लेक्शन से उसको इश्क हो गया, यानी ख़ुद को बहुत ज़्यादा पसंद करने लगा। यही मैंने इसका मतलब बताया था ना आपको, कंसीडर्ड का खुद पसंद। तो नार्सिसिस्टिक ऐसा शख्स जो कि ख़ुद से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है, ख़ुद को बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ समझता है। प्लीज्ड विद वन सेल्फ, सेल्फ लविंग, इन लव विद वन सेल्फ एंड सो ऑन। तो एम्बिशियस, पुरअज़्म मैंने कहा था ना इसका आपको। एस्पायरिंग, एस्पायर का मतलब होता है किसी बड़े मकसद की ख्वाहिश करना। डिटर्मिन्ड, फोर्सफुल, पुशी, एंटरप्राइजिंग एंड सो ऑन। नेक्स्ट है रिलायबल। रिलायबल मैंने बताया था काबिल भरोसा, ट्रस्टवर्दी। डिपेंडेबल, गुड, वेल फाउंडेड, वेल ग्राउंडेड, ऑथेंटिक, डेफिनेटिव, टेस्टेड, वैलिड, जेन्युइन, फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ, साउंड, ट्रू एंड सो ऑन। नेक्स्ट देखते हैं जी। इन एडिकेसी ऑफ इस क्वालिफिकेशन की बात हो रही थी। इन एडिकेसी ऑफ इस क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन का नाकाफ़ी होना। इन एडिकेसी डेफिनेटली नाउन है। और इनसफिशेंसी, डेफिशिएंसी, स्कैंटनेस, स्केसिटी, स्केसनेस एंड सो ऑन। तो मीन्स वर्ड है नेक्स्ट हमारे पास। मीन यहाँ मैंने अंडरलाइन भी कर दी है आपके सामने यहाँ पे।
सपोर्ट हर सेल्फ, यानी कि लिखा हुआ ही डजंट हैव द मीन्स टू सपोर्ट हर सेल्फ, मनी रिसोर्सेज कैपिटल इनकम फाइनेंस फंड्स कैश एंड विद डू वेयर विद ऑल सॉरी ऑड्स। मैंने बताया ना इसके दो इसके मीनिंग्स थे। लेकिन प्लूरल नाउन पर आपको बताया था कि ये हमेशा जमा के सेंस में इस्तेमाल होता है। लाइकलीहुड इम्कानात, प्रोबेबिलिटी चांसेस, चांस बैलेंस। लेकिन ज़्यादातर यहाँ पे मैं एडवांटेज भी कहता रहा हूँ इसको, यहाँ भी यही है बेसिकली। देखें ना, ऑड्स आर इन आर फेवर, तो इन अगेंस्ट अस भी तो हो सकते हैं, ऑड्स आर अगेंस्ट अस। यही बात वहाँ पर हमने पढ़ी थी कि ऑड्स वर हैवीली अगेंस्ट हिज बीइंग एबल टू मूव एल्सवेयर बेटर हिमसेल्फ। एडवांटेज, लीड, एज, सुपीरियॉरिटी, सुप्रेमेसी, असेंडेंसी एंड सो ऑन। नीश की बात अभी हो रही थी, तो रिसेस देखें ना, ये लफ्ज़ है रिसेस, ये किससे है? रिसीड, RECEDE। उसका मतलब क्या होता है? पीछे को हटना। प्रोसीड का एंटोनिम है वो, प्रोसीड आगे बढ़ना, रिसीड पीछे की तरफ हटना, तो रिसेस उसी से है। नेक्स्ट है एल्कोव, नुक, ट्रैनी, स्लॉट, स्लिट, हॉलो, बे, कैविटी, कभी होल एंड सो ऑन। ओके, नेक्स्ट देखें जी। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या है? अप्रोरियस। तो मैंने बताया था पुर शोर, अप्रोर होता है शोर, अप्रोरियस इसमें काफ़ी हंगामा और मौज मस्ती हो। डिसऑर्डरली, टिमल्टस, राइटस, अनरूली। वैसे इसमें मतलब बदतमीज़ी वगैरह हो सकती है, लेकिन ज़ाहिर है वो स्कूल था, वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं था। यहाँ भी हमारे पास जो अल्फाज सूटेबल हो सकते हैं उनको मैं अंडरलाइन यहाँ पे कर देता हूँ। रोरिंग हो सकता है, रॉलिकिंग हो सकता है, बॉस्टर्स, रॉस्टर्स नॉइजी हो सकता है, लाउड, ठीक है, और क्लैमरस। ये जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे हमारे कंटेक्स्ट में, ख़ास तौर पे हमारे काम के लिए यही मुनासिब है। बाकी जो है ना उसमें मौज मस्ती डेफिनेटली, ये ऐसी पार्टी नहीं थी इसमें शराब वगैरह चलती, वाइन वगैरह, ड्रिंकिंग वगैरह चलती। एपिलॉग मैंने कहा उर्दू में इसको बोलते हैं इख्तितामिया, ठीक है जी। प्रोलॉग एक लफ्ज़ होता है, प्रोलॉग का मतलब होता है इब्तिदाइया, एपिलॉग इख्तितामिया। आफ्टर वर्ड, पोस्ट स्क्रिप्ट, PS उसका शॉर्ट है, कोडा और कोडिसाइल, कोडिसिल, अपेंडिक्स, टेल पीस, टेल दुम को बोलते हैं टेल पीस, सप्लीमेंट, अडेंडम, पोस्टल्यूड, राइडर, बैक मैटर, कंक्लूजन। ट्रेजिक ऑडियंस की बात हो रही थी, तो ट्रेजिक का मतलब मैंने यही बताया था कि अफसरदा जो स्पेक्टेटर, यहाँ पे आगे ऑडियंस का जिक्र भी आएगा, बहुत ट्रेजिक थे, सैड थे, अनहैप्पी थे जो स्टूडेंट्स, पैथेटिक, मूविंग, डिस्ट्रेसिंग, पेनफुल, सॉरोफुल एंड सो ऑन। ऑडियंस नाजरीन को बोलते हैं। यहाँ पे है जी स्पेक्टेटर्स और लिसनर्स, व्यूअर्स, ऑन लुकर्स, और क्या है, कंसर्ट गोअर्स, थिएटर गोअर्स, पैट्रन्स, असेंबली, गैदरिंग, ये सारे ऑडियंस के सिनोनिम्स हैं। इसके अलावा मुश्किल वक्त है जो एक मुश्किल वर्ड एक और भी था हमारे पास, हमने एनकोर यहाँ पे पढ़ा था लफ्ज़ एनकोर। ये देखें एनकोर, इसका मतलब है एडिशनल परफॉर्मेंस, एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस, बोनस परफॉर्मेंस। तो ये चूँकि इतना कॉमन वर्ड नहीं है, इसलिए इसके सिनोनिम्स आपको किसी थिसारस वगैरह में नहीं मिलेंगे। जो मैंने बताए हैं वही नोट कर लीजिएगा। तो आज का लेक्चर यही तक था। चैप्टर 2 हमने कंक्लूड कर लिया, ठीक है जी। इसमें यही बात हमने देखी, अगर पहले स्क्रीन पे याद हो, मैंने आपको ये चीज़ें बताई थी कि एम्बिशन था उसका किसी अच्छे स्कूल में जाकर सीनियर मास्टरशिप लेना या फिर हेड बनना कहीं जाकर। उस पर उसको नाकामी हुई उसकी क्वालिफ़िकेशन की वजह से और क्वालिफ़िकेशन के साथ साथ एक और प्रॉब्लम क्या था, डिसिप्लिन का। फिर कामयाबी उसको अपने करियर जो ब्रुक फील्ड में उसका चल रहा था उसी में कामयाबी हुई, और उसके बाद रिटायरमेंट का जिक्र किया गया। और अगेन रिक्वेस्ट होगी कि सब्सक्राइब कर दिया जाए इस चैनल को, ताकि जो नेक्स्ट लेक्चर्स हैं वो आपको मिलते रहें। कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में पूछ लीजिएगा, फेसबुक पर आप कर सकते हैं। टिल द नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह हाफिज़।